जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 52 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। इसमें हम लोगों ने स्पोरोजोम स्टार्ट किए हुए थे। प्लाज्मोडियम हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लाज्मोडियम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इसकी टाइप्स बताई थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसका सारा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया था, फेसेस एक्सप्लेन किए थे। अब हम लोगों ने जो बच्चों बात करनी है इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी की बात करनी है। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि लाइफ साइकिल हमारे पास क्या था। कि लाइफ साइकिल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ह्यूमन्स के अंदर हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि वो ए सेक्शुअल साइकिल है और वो शीजोगोनी है, और जो मॉस्किटो के अंदर हो रहा है वो सेक्शुअल साइकिल है, वो शीजोगोनी, वो स्पोरोगोनी है, उससे स्पोरोसाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि मॉस्किटो ब्लड में ही लेता है, आपके अंदर स्पोरोसाइट इंजेक्ट करता है, स्पोरोसाइट लिवर सेल के पास जाते हैं, लिवर सेल इन्फेक्ट होते हैं, वहाँ पे मीरोसाइट बनते हैं, मीरोसाइट जो है ना वो शिजॉन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, शिजॉन रप्चर होता है, वापस मीरोसाइट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताना भूल गई बच्चों कि ये जो प्लाज्मोडियम की बाकी स्पीशीज़ है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है या प्लाज्मोडियम मलेरिया है, वो तो इसी तरह से चलते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल है ना, वो यहाँ पे हेप्नोजॉइट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि एक और फॉर्म है। मैंने आपको स्पोरोसाइट बताया, मीरोसाइट बताया, ट्रोफोसाइट बताया, शिजॉन्ट बताया, स्पोरोसाइट बताए, बाकी सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। हेप्नोसाइट मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया था। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल होते हैं ना, वो यहाँ पे हेप्नोजॉइट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हेप्नोजॉइट फॉर्म बना सकते हैं, जो कि एक लेटेंट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि यहीं पे जो मलेरिया का प्रोसेस है ना, ये डॉर्मेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहीं पे मलेरिया का प्रोसेस रुक जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। और बाद में जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल बंदे की इम्यूनिटी कम होगी या कोई और फैक्टर आएगा तो ये दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये कुछ जो है ना वो इस तरह आगे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ जो है ना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल वो लेटेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए कुछ लोग होते हैं बच्चों जिनके अंदर बार बार मलेरिया होता रहता है, यानी कि 2-3 महीनों के बाद दोबारा से मलेरिया होगा, फिर मलेरिया हो गया, फिर मलेरिया हो गया। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो वाइवेक्स और ओवेल होते हैं ना, वो उनके जिस्म के अंदर ही बैठ जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। तो ये लेटेंट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हेप्नोजॉइड कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसका सारा लाइफ साइकिल बाकी का एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी की। मैंने आप लोगों को पहले ही बात बताई है बच्चों कि इस डिजीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हो रही है वो आपके आरबीसीज अफेक्ट हो रहे हैं। जो मीरोसाइट होते हैं वो आपके आरबीसीज को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अब एक तो आपके आरबीसीज जो है ना वो मीरोसाइट के एक्शन की वजह से डैमेज हो ही रहे हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, आपको पता है कि जैसे ही आरबीसीज डैमेज होते हैं, जैसे ही आरबीसीज की लाइसिस होती है या थोड़ी बहुत उनकी शेप के अंदर तब्दीली आती है, तो जो आपकी स्प्लीन होती है वो क्या करती है, उनको सिक्वेस्टर कर लेती है, उनको कैप्चर कर लेती है और उनकी लाइसिस स्टार्ट कर देती है। अब इतनी ज़्यादा हिमोलिसिस बॉडी के अंदर हो रही है कि बॉडी के अंदर सैकड़ों की तादाद में आरबीसीज को तोड़ा जा रहा है। फ़ौरन से स्प्लीन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्प्लीन जो है ना वो इतनी ज़्यादा फेगोसाइटोसिस करेगी कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको मलेरिया के अंदर स्प्लीनोमेगैली बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही होती है, ड्यू टू द कंजेशन ऑफ साइनोसाइड्स विद एरिथ्रोसाइट, कि जो इसके साइनोसाइड्स होते हैं ना उनके अंदर एरिथ्रोसाइट कैप्चर होना शुरू हो जाते हैं, और स्प्लीन का साइज जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में जो है ना वो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस का भी हाइपरप्लेज हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि आरबीसीज की फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, और वो मैगोसाइट्स भी जो मैक्रोफेजेस होंगे वो भी नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आरबीसीज को पकड़ पकड़ के उनकी लाइसिस करते रहेंगे, और स्प्लीन का साइज एट द एंड बड़ा हो जाएगा। सो आप लोगों ने याद रखते हैं कि जितने भी क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो बेसिकली आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहे होंगे, ठीक है। आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, और उसकी वजह से फिर हमारे पास एनीमिया भी आ रहा होगा, हमारे पास स्प्लीनोमेगैली भी आ रही होगी, हमारे पास फीवर के सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, हमारे पास ब्लैक वाटर फीवर भी, सेरिब्रल मलेरिया में मैं सारा आके बताती हूँ, और यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली भी आ रही होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का मलेरिया है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत सिवियर मलेरिया होता है, सबसे सिवियर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का होता है। क्यों? क्योंकि ये हर एज के आरबीसीज को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, उनकी लाइसिस करता है। और इन्फेक्शन ऑफ मोर आरबीसीज, बहुत सारे आरबी जाहिर है हर उम्र के आरबीसी को जब ये ख़त्म कर देगा तो बहुत ज़्यादा वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा होंगे। फिर क्या होगा कि स्प्लीन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, स्प्लीन इतने ज़्यादा आरबीसीज को फेगोसाइटाइज एक ही दफ़ा नहीं कर सकता, तो क्या होगा, ऑक्लूजन ऑफ कैपिलरीज विद एग्रीगेट्स ऑफ पैरासाइटाइज आरबीसीज। अब देखें आरबीसी के फॉर एग्जांपल हमारे पास आरबीसी था, इसको कर दिया गया इन्फेक्ट, ठीक है। अब ये इसकी इन्फेक्शन हो गई है, तो ये हमारे पास जो है ना वो ब्लड की कैपिलरीज थी जहाँ से आरबीसीज सर्कुलेशन के अंदर ही होते हैं ना, जहाँ से आरबीसीज ने पास होना था, पहले ही इनकी कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है और आरबीसीज वैसे सुकड़ के इनमें से गुजरना पड़ता है। अब आरबीसीज की शेप हो चुकी है ख़त्म, इनकी डिफॉर्मेबिलिटी, इनकी लचक हो चुकी है ख़त्म, तो ये यहीं पे जो है ना वो स्टक हो जाएंगे। जब ये यहाँ पे स्टक हो जाएंगे तो क्या होगा, एक तो ये कैपिलरी ब्रेक हो जाएगी, हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे फॉर एग्जांपल किडनी पड़ी हुई थी या आगे कोई भी ऑर्गन पड़ा हुआ था जहाँ तक ब्लड जाना था, ब्लड की सप्लाई जानी थी,
तो जब ये इस तरह से स्टक होना शुरू हो जाएंगे तो ब्लड की सप्लाई ऑर्गन की मुतासर होना शुरू हो जाएगी, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी और इसकी वजह से जो ऑर्गन होगा इसकी निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कैपिलरीज के अंदर भी हैमरेज हो गया और जो इस ऑर्गन को खून मिलना था वो भी ख़राब हो गया, उसकी भी निक्रोसिस हो गई। तो इसकी वजह से बच्चों लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज और निक्रोसिस हो सकता है, खास तौर पर आपका ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। इसको कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, कि ब्रेन तक जो कैपिलरीज जा रही थी, ब्रेन तक जो ब्लड वेसल्स जा रही थी, जब उनके अंदर आरबीसी स्टक हो गए तो ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, और जब ब्रेन को खून नहीं मिलेगा तो ब्रेन को, आपको पता है, अगर थोड़ी सी देर के लिए भी, सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए भी अगर खून ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो ब्रेन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज और नेक्रोसिस हो सकता है, पर्टिकुलरली ब्रेन के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। सो ये कॉम्प्लिकेशन भी है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम फैलासिपायरम मलेरिया की, कि ये सेरिब्रल डैमेज कॉज कर सकती है। अब बॉडी के अंदर बहुत शदीद हिमोलिसिस हो रहा है, आरबीसीज टूटे जा रहे हैं, और वो सारा ब्लड हमारे पास कहाँ जाता है, किडनीज़ के पास। किडनीज़ ने क्या करना होता है, ब्लड को फिल्टर आउट करना होता है। जब इतना ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक डाउन हो गए तो आरबीसी का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है बच्चों, आरबीसी जब टूटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है, ठीक है। और इससे आगे बिलीरूबिन वगैरह वो भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होगा ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये किडनीज़ के पास जाएगा, और किडनीज इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे तो आपके पास हीमोग्लोबिनूरिया आना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिनूरिया के फिल्टर ना होने के कारण जो है ना, की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। और हीमोग्लोबिनूरिया जब आपके पास हीमोग्लोबिन यूरिन में आएगा तो डार्क कलर ऑफ यूरिन आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर की यूरिन आ रही है, और इसको बोलेंगे ब्लैक वाटर फीवर। तो ये ब्लैक वाटर फीवर और सेरिब्रल मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, कि ये जो प्लाज्मोडियम फैलासिपायरम है, ये आपके आरबीसीज को बहुत डिस्ट्रॉय करता है, हर उम्र के, हर एज के आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है। जब आरबीसी की इतनी सीवियर लाइसिस और हैमरेज हो रही होगी तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो हीमोग्लोबिन जब किडनीज़ के पास जाएगा तो किडनीज उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे, और वो सारा हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ब्लैक वाटर फीवर बोलेंगे इसको। इसके अलावा सारी कैपिलरीज होंगी वो ऑक्लूडेड हो जाएंगी, आगे वाले ऑर्गन की हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, और लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज भी हो सकता है, निक्रोसिस भी हो सकता है। खासतौर पर ब्रेन के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल मलेरिया बोलेंगे। इसके अलावा जो लाइज्ड आरबीसी हैं, जब वो स्प्लीन के पास जाएंगे तो स्प्लीन उनको सिक्वेस्टर करने की, उनको फेगोसाइटोस करने की कोशिश करेगा, स्प्लीन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लीनोमेगैली। तो आपने इसका स्प्लीन के ऊपर, किडनी के ऊपर और ब्रेन के ऊपर और ओवरऑल सर्कुलेशन के ऊपर जो इफेक्ट है वो आप लोगों को आने चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि स्प्लीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है तो आपको आना चाहिए कि स्प्लीनोमेगैली होती है। ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। किडनीज के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है। अच्छा, अब मैं ये बात आपको बता दूं कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैलासिपायरम की मलेरिया की एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल हर मलेरिया के अंदर ये नहीं होता। जो हमारे सेटअप के अंदर ज़्यादा कॉमन मलेरिया दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का मलेरिया, ठीक है। हमारे सेटअप के अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वाइवेक्स का मलेरिया ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग ऑफ फीवर की। ये तो आप लोगों को पता होगा कि मलेरिया बुखार है, ठीक है। मलेरिया जब भी होता है तो इसके अंदर आपको क्या होता है, बुखार होता है। इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन के अंदर तो बुखार होता ही होता है। अब इसका इन्फेक्शन जो है ना, इसका जो फीवर है उसके अंदर, उसके टाइमिंग के अंदर फ़र्क है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया का बुखार है ना, वो हर 72 घंटों के बाद होता है, 72 आवर्स के बाद होता है। और जो बाकी है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ओवेल है, फैलासिपायरम है, उनका 48 आवर्स के बाद बुखार होता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम आज 1 अगस्त है, लेट्स सपोज, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया अगर किसी बंदे को 1 अगस्त को बुखार था तो आगे 2-3 तारीख को उसको बुखार नहीं होगा, और 4 तारीख को उसको दोबारा बुखार होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वार्टर्न मलेरिया हम इसको कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो बुखार होता है वो हर थर्ड 3 डेज़ के बाद 4th डे पे अपीयर होगा, ठीक है। आफ्टर 72 आवर्स अपीयर होगा, ठीक है। बीच में कुछ फीवर लेस डेज होंगे और उसके बाद फिर बुखार होगा, यानी कि बुखार हुआ, फिर बुखार नहीं है, फिर बुखार नहीं है, अगले 2 दिन बंदा बिल्कुल ठीक है, फिर दोबारा से बुखार हो गया। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिलैप्सिंग फीवर। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। वैसे आप लोगों की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीवर, काफ़ी वैसे फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी है। वो है इंटरनल मेडिसिन के सिलेबस के अंदर फीवर है, बड़ा डिटेल से फीवर है, और ब्लॉकेट के अंदर ही है। और इंशाल्लाह फिर मैं अभी माइनर से सेशन करा रही हूँ 5 अगस्त को, पेड सेशन होगा, 1-1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, साथ में टेस्ट सेशन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का ऑनलाइन क्लास में करती हूँ। और अगर आप लोगों में से किसी ने ऐड होना है तो मुझे मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें 0333164155 एंड आई विल ऐड टू द सेशन ग्रुप, ठीक है बच्चों। इसका फीवर का पैटर्न क्या होता है कि रिलैप्सिंग फीवर होता है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया का बुखार होता है वो हर 72 घंटों के बाद होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टर्न मलेरिया। इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये फीवर की ना। और बाकी सारे हमारे पास आफ्टर 48 आवर्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं टर्शन मलेरिया, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास टाइमिंग आ जाती है फीवर साइकिल की।
फिर मैंने आपको बताया कि सिवियरिटी के अंदर फ़र्क होता है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है ना, ये आरबीसीज ऑफ ऑल एजेस को अफेक्ट करता है, चाहे वो रेटिक्यूलोसाइट है, चाहे वो मैच्योर आरबीसी है। उसकी आरबीसी की नॉर्मल एज क्या होती है, 120 डेज होती है ना, चाहे वो 1 दिन का आरबीसी है, चाहे वो 10 दिन का आरबीसी है, चाहे वो 120 दिन का आरबीसी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ने चुन चुन के हर आरबीसी को मार डालना है। जो वाईवेक्स है ये हमारे पास बच्चों सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो नौज़ायदा आरबीसीज होते हैं, नए नए बने हुए आरबीसीज होते हैं, सिर्फ उनको अफेक्ट करता है, ये मैच्योर आरबीसीज को कुछ नहीं कहता। और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, ये हमारे पास मैच्योर आरबीसीज को अफेक्ट करता है, जो कि बूढ़े आरबीसीज होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि एम से मलेरिया है, एम से मैच्योर है, फैल्सीपैरम तो सबसे सिवियर है, तो ये हर उम्र के आरबीसीज को अफेक्ट करता है। और जो वाईवेक्स है ये सिर्फ हमारे पास रेटिक्यूलो साइड्स को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, जो हमारे पास वाईवेक्स और अवेल है ना, ये हमारे पास एक लेटेंट स्टेज हेप्नोसाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी, जिसकी वजह से इनका फीवर दोबारा हो सकता है। अच्छा, वाईवेक्स और ओवेल के फीवर को हम कहते हैं बिनाइन मलेरिया, क्योंकि ये इतने सिवियर सिम्टम कॉज नहीं करते। लेकिन जो फैल्सीपैरम का मलेरिया ये बहुत सिवियर डिजीज कॉज करता है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होता है। ये मैं आपको फार्मा में एक्सप्लेन करूँगी क्लोरोक्विन क्या होता है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस क्या होती है। और इसके मलेरिया को हम बोलते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। अब मेलिग्नेंट और बिनाइन बेसिकली कैंसर की टर्म्स होती हैं कि जो कैंसर स्प्रेडिंग होता है उसको हम मेलिग्नेंट बोलते हैं, जो नॉन स्प्रेडिंग होता है उसको बिनाइन। लेकिन यहाँ पे कैंसर नहीं है, लेकिन फिर वैसे ही आप लोगों ने सिवियरिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रखना है कि वाईवेक्स और ओवेल का जो मलेरिया है वो बिनाइन है, और जो फैल्सीपैरम का मलेरिया है वो मेलिग्नेंट है। फिर मैंने आप लोगों को इसके फीवर पैटर्न में फ़र्क बताया कि मलेरिया को कॉटन मलेरिया बोलते हैं हर 72 आवर्स के बाद, बाकी सारे टर्शन मलेरिया हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो फैल्सीपैरम है ये हर उम्र के आरबीसी को अफेक्ट करेगा, मलेरिया सिर्फ मैच्योर आरबीसी को अफेक्ट करेगा, और जो वाईवेक्स है ये हमारे पास सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट को अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी मलेरिया नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए इनको मलेरिया नहीं होता। तो बच्चों जिन लोगों के अंदर हमारे पास सिकल सेल ट्रेट होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह, मैंने आप लोगों को बड़े तफसील से समझाया था, ये अभी का टॉपिक नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखो कि जिन जो सिकल सेल ट्रेट वाले लोग होते हैं ना, उनके आरबीसी के अंदर एटीपीएज एक्टिविटी बहुत कम होती है। उनके आरबीसी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी न्यूट्रिशन नहीं होती कि वो किसी पैरासाइट को सपोर्ट कर सकें। बच्चों कोई पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आ ही क्यों रहा है, इसीलिए आ रहा है ना कि वो अपनी नरिशमेंट ले, अपनी गजाइत ले आपके अंदर से, और बदले में आपको डिजीज़ कॉज कर दे। तो सिकल सेल ट्रेट जिन लोगों के अंदर है उनके आरबीसीज के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो किसी पैरासाइट को सपोर्ट कर सकें, इसलिए पैरासाइट कहेगा मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ, ठीक है। अब जिन लोगों के पास डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं होता ना, उनको कभी भी प्लाज्मोडियम वाईवेक्स का मलेरिया नहीं होता। मैं बताती हूँ कि डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या होता है। बच्चों आपके जो आरबीसीज होते हैं ना, उनके ऊपर कई तरह की प्रोटीन्स होती हैं। इसी में से एक प्रोटीन है जिसका नाम है डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन, ठीक है। ये आरबीसी है ना, इसके ऊपर यहाँ पे डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन लगा हुआ होता है, ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर होता है प्लाज्मोडियम वाईवेक्स के लिए। प्लाज्मोडियम वाईवेक्स के जो मीरोसाइट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आके अटैच होते हैं और आरबीसी की लाइसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल लोगों में होता है डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन, लेकिन जिन लोगों में म्यूटेशन आ जाती है या कोई वजह होती है तो उनके अंदर डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन अगर नहीं है, जाहिर है ये रिसेप्टर ही नहीं है, तो प्लाज्मोडियम वाईवेक्स से मीरोसाइट कहाँ कंबाइन करेंगे। सो दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम वाईवेक्स का मलेरिया। इसके अलावा जो लोग G6PD डेफिशिएंट होते हैं, ये तो मैं G6PD डेफिशिएंसी बड़ी डिटेल से पढ़ी थी, ये क्या होती है मैंने आप लोगों को सारा बताया था। उन लोगों को फैल्सीपैरम का मलेरिया नहीं होता, ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जिन लोगों के अंदर उनकी डेफिशिएंसी होती है, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सिवियर इफेक्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया। वजह वही है कि वो उनका लाइफ स्पैन इतना कम होता है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन इतना कम होता है कि वो सपोर्ट ही नहीं कर पाते किसी पैरासाइट को। सिकल सेल ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप लोगों को मेरे से वाइवा में मेरी मैम ने सुना था, कॉलेज की मैम ने, कि कौन से लोग मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर हमने बात करनी है कि बच्चों मलेरिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस की हैं बच्चों। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को उसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी, मैंने आप लोगों को उसका लाइफ साइकिल बताया था, अब मैंने उसकी पैथोजेनेसिस बताई है। पैथोजेनेसिस के अलावा हमने इसका टाइमिंग ऑफ फीवर पढ़ा है, पीपल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया पढ़े। हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, बस फिर क्लिनिकल फाइंडिंग है, लैब डायग्नोसिस है, खत्म है, छोटी सी और बात रह गई है। ट्रांसमिशन ये किस तरह से हो रहा होता है, हमने बात की है कि ये एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट्स के थ्रू फैल रहा होता है। इसके अलावा अक्रॉस द प्लेसेंटा ट्रांसमिशन भी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, यानी कि किसी के ब्लड के अंदर अगर ऑलरेडी जो है ना वो इसके मीरोसाइट वगैरह फिर रहे थे ना, तो और उसका ब्लड बगैर चेक किए किसी और बंदे के ब्लड को लगा दिया गया, तो वहाँ पे मीरोसाइट चले जाएंगे, वहाँ पे भी मलेरिया वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा आईवी ड्रग यूज़र्स के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि आईवी ड्रग अगर एक सिरिंज एक बंदे ने लगाई है, फिर वही सिरिंज दूसरे बंदे ने लगा दिया नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए, तो उन लोगों के अंदर भी मलेरिया हो सकता है। ठीक हो गया। अब क्लिनिकल फाइंड, ये पढ़ी हुई बातें ना याद रहती हैं। अभी हमारे ना मैंने अभी ब्लॉक का एग्ज़ाम दिया है, उसमें वाइवा आया हुआ था मेरा
नीडल स्टिक इंजरी का ना कम्युनिटी मेडिसिन में। सो उन्होंने पूछा हुआ था ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस जो कि इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलती हैं। तो उसमें मुझे जो है ना कुछ याद ही नहीं आ रहा था, हेपेटाइटिस और एड्स के अलावा कुछ याद ही ना आए। तो फिर मैंने बच्चों को ये लेक्चर लिया हुआ था, सेशन दिया हुआ था मेजर का ना, जब मैंने अभी गर्मियों की छुट्टियों में, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मलेरिया, तो मैंने वहाँ पे भी मलेरिया बोल दिया, तो वो मुझे अच्छे नंबर मिल गए उसके। तो ये चीज़ें जो है ना वो पढ़ी भी आप लोगों को भी याद रहनी चाहिए। ये सिर्फ यहीं तक की बात नहीं होती, बल्कि ये हर क्लास के अंदर आपको जो है ना वो इसका फ़ायदा हो रहा होता है। मलेरिया तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको हर वक्त नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे ख़ानदान के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या आ सकती है बच्चों? ज़ाहिर है बुखार तो इसके अंदर होता ही होता है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसके अंदर बड़े शिवरिंग के साथ बुखार होता है। ठीक है, एब्रप्ट ऑनसेट होता है फीवर का, चिल्स होते हैं साथ में, राइगर्स और चिल्स होते हैं, बंदा ऐसे हिल रहा होता है बिल्कुल, साथ में हेडेक होता है, माइल्जिया आर्थ्रल्जिया होता है। 2 वीक्स आफ्टर द मॉस्कीटो बाइट जो है ना ये आपको सिम्टम आते हैं, सर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, पट्टे खिंचे हुए हैं, फीवर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, शेकिंग चिल्स होते हैं, साथ नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, एनीमिया और स्प्लीनोमेगाली बहुत प्रोमिनेंट होती है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सीबीसी पे हम लोग आरबीसी का काउंट देख रहे होते हैं और हम लोग स्प्लीन की पाल्पेशन भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मेरा स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज भी आए हुए थे, मेरा भी जीआईटी का मॉड्यूल चल रहा है ब्लॉक 11 का ना, मतलब अभी हो गया है ब्लॉक 10 का। तो फिर मुझसे ना वहाँ पे स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज़ भी वो पूछ रही, तो मैंने मलेरिया पढ़ाया हुआ था, मुझे वहाँ से जो है ना ये याद था। एक स्प्लीनोमेगाली तो मैंने आप लोगों को हीमा भी पढ़ाई है, वहाँ पे भी आता है, और इसके अलावा लीशमैनिया भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे भी। तो मेरा सारा प्रीवियस नॉलेज से ही ना वाइवा कवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर फीवर होता है, चिल्स, राइगर्स होते हैं, बाकी हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया होता है, और नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अनीमिया और स्प्लीनोमेगाली बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, अनीमिया आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, फीवर के बाद जो है ना यहाँ पे ड्रेंचिंग स्वेट्स होते हैं, ये भी आप लोगों ने, यानी कि बहुत शदीद, जैसे बुखार टूटता है ना तो शदीद पसीने आते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। और फीवर की स्पाइक 41 डिग्री सेल्सियस की होती है, और फीवर का जो पैटर्न है वो आप लोगों ने भूलना नहीं है, रिलैप्सिंग फीवर होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है बच्चों के? ये ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, मैंने आप लोगों को भी सारा एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा ये किडनीज को डैमेज करता है, ब्लैक वाटर फीवर कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल का मलेरिया जिनके रिलैप्सेस हो सकते हैं, दोबारा ये हो सकते हैं ड्यू टू हेप्नोजॉइड। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की। आखिरी बात है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं कहती हूँ वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन बच्चों को बात पूरी समझ आए। ठीक है, लैब डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे बच्चों? हम ब्लड का सैंपल, जाहिर है ब्लड का ही सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, हम इसके अंदर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, और उस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम जो स्मीयर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपने ऐसे स्लाइड ली, उसके अंदर ब्लड का सैंपल डाला, और उसके ऊपर जो स्टेन हम डालेंगे, जो स्मीयर डालेंगे, वो होगा थिक और थिन जीम्सा स्टेन स्मीयर। ठीक है, हम लोगों ने स्मीयर बनाना है। स्मीयर कैसे बनाते हैं? वो ऐसे स्लाइड लेके, एक और स्लाइड रख के खून के ऐसे जोर से वो स्वाइप करते हैं तो वैसे स्मीयर बन जाता है। सो हम थिक स्मीयर भी बनाएंगे और थिन स्मीयर भी बनाएंगे। जो थिक स्मीयर बनाते हैं हम, वो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि पैरासाइट मौजूद है भी या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम थिक स्मीयर बनाते हैं। और थिन स्मीयर हम बनाते हैं कि अगर हमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो गया लेकिन आगे हमें स्पीशीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि आइदर इट्स प्लाज्मोडियम मलेरी, आइदर इट्स प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, कौन सी स्पीशीज़ है उसकी, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम थिन स्मीयर बना रहे होते हैं। थिक स्मीयर में हम क्या करते हैं कि स्लाइड के ऊपर ना मोटा सा ब्लड का डॉट डाल देते हैं, उसको फैलाते नहीं है। थिन स्मीयर के अंदर हम बहुत थिन सा ब्लड की एक छोटा सा ड्रॉप लेके ना उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो वो थिन स्मीयर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम जब इनको देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? हमें रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स नजर आएंगे विद इन द इन्फेक्टेड आरबीसी। जाहिर है आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे होंगे, और उसके अंदर इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर हमें रिंग शेप ट्रोफोसाइट नजर आएंगे जब हम माइक्रोस्कोप से इसकी एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम लोगों को गेमीटोसाइट भी नजर आ सकते हैं बच्चों। जो फैल्सीपैरम के गेमीटोसाइट होते हैं वो क्रीसेंट या बनाना शेप्ड होते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इससे गेमीटोसाइट कैसे नजर आते हैं। बाकी सबके स्फेरिकल गेमीटोसाइट होते हैं, इसके बनाना शेप्ड होते हैं। अगर आप लोगों को मोर देन 5% आरबीसीज अफेक्टेड मिले तो इसका आपसे से कन्फर्म हो जाता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का मलेरिया। जितने भी आरबीसीज आपकी बॉडी में है ना, अगर उनमें से 5% या उससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड हैं, लाइज हैं, तो मतलब फैल्सीपैरम का मलेरिया है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हमें पता चलाना कि आइदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का मलेरिया है, ओवेल है, वाइवेक्स है, सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास प्लाज्मोडियम और बेबीसिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एक टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है डिफरेंस के लिए। बेबीसिया हमारे पास ना बेसिकली एक पैरासाइट ही है जो कि बेबीसोसिस आई थिंक कॉज कर रहा होता है, वो मलेरिया जैसी ही एक इन्फेक्शन होती है। लेकिन उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं, जितनी भी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी, फैल्सीपैरम, वो ना आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं हीमोजोइन पिगमेंट। अब हीमोजोइन पिगमेंट हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ होती हैं ना,
ये हीम को मेटाबोलाइज कर देती हैं और उससे हीमोजोइन पिगमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं, यानी आरबीसीज के अंदर आपको खास किस्म का पिगमेंट नजर आएगा हीम को हेलाइज करने के बाद, उसको बोलते हैं हीमोजोइन। बेबीसिया स्पीशीज ऐसा कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास शफनर्स डॉट्स आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल इन्फेक्टेड आरबीसीज है ना, उनके अंदर आपको इस तरह के ना डॉट्स नजर आएंगे, इसको बोलते हैं शफनर्स डॉट्स। ये देखें, ये इस तरह के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं शफनर्स डॉट। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल जब इन्फेक्ट करते हैं ना आरबीसी को, तो वो शफनर डॉट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये शफनर डॉट होते क्या हैं? बेसिकली जब हम रोमेनॉस्की स्टेन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होते हैं जो कि विजिबल होते हैं जब हम रोमेनॉस्की स्टेन के साथ जो है ना वो आरबीसीज को स्टेन करते हैं। इसके अलावा पीसीआर एनालाइजर भी कर सकते हैं। दोबारा बता देती हूँ, लैब डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ब्लड का सैंपल लेना है, आपने उससे 2 स्मेयर बनाने हैं, एक थिक स्मेयर बनाना है, एक थिन स्मेयर बनाना है, और कौन से स्टेन का इस्तेमाल करना है? जीम्स स्टेन का इस्तेमाल करना है। फिर हमें उससे नजर क्या आएगा? हमें आरबीसीज, इन्फेक्टेड आरबीसीज नजर आएंगे, और आरबीसीज के अंदर हमें रिंग शेप ट्रोफोसाइट नजर आएंगे, ठीक है। हम गेमीटोसाइट भी देख सकते हैं। जो फैल्सीपेरम के गेमीटोसाइट होते हैं वो बनाना शेप्ड होते हैं, वो इस तरह के शेप के होते हैं। ये देखें, ये आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं, ये आप लोगों को एफ पे नजर आ रहा है। ये हमारे पास बनाना शेप गेमीटोसाइट्स होते हैं, और बाकी सबके इस तरह से स्फेरिकल होते हैं। इसके अलावा हम प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ को बेबीसिया स्पीशीज से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जो होती हैं वो हीमोजोइन पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं, और जब हम रोमेनॉस्की स्टेन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और अबेल के अंदर शफनर डॉट भी नजर आते हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, सबसे पहले ये देखो फिगर नंबर, ये देखो फिगर नंबर ए हमारे पास क्या है कि इसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ना ट्रोफोसाइट नजर आ रहा है। ये ए वाला जो बाहर से बाउंड्री है ये हमारे पास आरबीसी है, और अंदर इसके ट्रोफोसाइट है। तो हमने यही तो बात की थी कि हम जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं थिक और थिन जीम्स स्टेन स्मीयर से, तो हमें क्या नजर आता है? हमें ट्रोफोसाइट नजर आते हैं विद इन द आरबीसी। ये बी में आपको क्या नजर आ रहा है? बी में बेसिकली आपको ये शफनर्स डॉट्स दिखाए हुए हैं। ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये शफनर्स डॉट्स हैं, ये ट्रोफोसाइट है विद शफनर्स डॉट। सी में आपको क्या दिखा रहे हैं? शीजोंट नजर आ रहा है विद मैच्योर ट्रोफोसाइट। डी में आपको क्या दिखा रहे हैं? माइक्रोगेमीटोसाइट है, और ई में हमारे पास मैक्रोगेमीटोसाइट आ जाता है। ये जो फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, सेक्सुअल साइकिल जो उसके अंदर चल रहा होता है। फिर मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, ये फैल्सीपेरम का गेमीटोसाइट आ जाता है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक जो है ना आप लोगों की बात सारी क्लियर हो जानी चाहिए। और अच्छा, ये भी एक तस्वीर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के ना क्रीसेंट या बनाना शेप्ड उसकी गेमीटोसाइट की। ठीक हो गया। और बस यही चीज़ें ही थी बच्चों। एक दफ़ा से दोबारा एक उंगली फेर लेते हैं इसके ऊपर। हमने इसमें पढ़ा क्या क्या बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ बताई, सारी टाइप्स बताई। जीनस बोली जा रही हूँ, कब से इनको स्पीशीज़ कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई बच्चों मैंने आप लोगों को। इनके फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बताया, पूरा लाइफ साइकिल आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ से फिर मैंने आप लोगों को क्या बातें बताई हैं? मैंने आप लोगों को इसका साइकिल सारा एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने आपको इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी बताई है, इसकी डायनेमिक ऑफ फीवर, क्लिनिकल फाइंडिंग, लैब डायग्नोसिस, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अच्छा, इसके हाई यील्ड पॉइंट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ना आपको टॉक्सोप्लाज्मा के साथ कवर करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।